फुसरी में हो जाले फूट जाले पसर जाले तो फिर धोकर के फुसरी में हो जाए फसर जाए। एक महीना से हुआ है तब दवाइयाँ खा ली तो योगा नहीं बोले तब ही आएंगे। कांख में भी गिल्टी है। हाँ तो सही। स्टार्ट। अब आपने जो वीडियो देखा उसमें देखा होगा कि चेस्ट में उसके फंगेटिंग ग्रोथ है और उसके पेशेंट जैसा कि हिस्ट्री दे रहा है। पेशेंट भी अपना हिस्ट्री दे रहा है कि टोटल 1 ही महीना के अंतर्गत हुआ। इतना शॉर्ट ड्यूरेशन में इस तरह से फंगेटिंग ग्रोथ और उसके ब्रेस्ट में आपको ट्यूमर होना और लेफ्ट एक्सिलरी में लिम्फ नोड का इनलार्ज होना, ये एटिपिकल प्रेजेंटेशन था। और देखे होंगे वीडियो में गौर से आप लोग कि उसका निपुल रिट्रैक्टेड था, निपुल अंदर की तरफ ढसा हुआ था, रिट्रैक्टेड निपुल कहते हैं उसको। और डक्टल कार्सिनोमा का इस तरह से प्रेजेंटेशन बहुत ही रेयर होता है। तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। वो आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मोस्ट कॉमन लोकेशन ब्रेस्ट कार्सिनोमा का कहां पर होता है। तो ब्रेस्ट को हम लोग 4 पार्ट में बांटते हैं। नंबर 1 अपर एंड आउटर क्वाड्रेंट, दूसरा है अपर एंड इनर क्वाड्रेंट, तीसरा है लोअर आउटर क्वाड्रेंट, चौथा है लोअर इनर क्वाड्रेंट। 4 क्वाड्रेंट में बांटा गया है ब्रेस्ट को। और अपर एंड आउटर क्वाड्रेंट में 50% जो ट्यूमर होता है वो मैक्सिमम चांस है कि कैंसर ही निकलेगा। ये नीट पीजी में भी पूछता है एंड वाइवा में भी पूछा जाता है कि ब्रेस्ट के किस क्वाड्रेंट में मोस्ट कॉमनली कैंसर ऑफ ब्रेस्ट होता है। तो अपर एंड आउटर क्वाड्रेंट जहाँ पर 50% चांसेस रहता है ब्रेस्ट कैंसर का। तो ये हो गया आपको लोकेशन कि कहाँ पर होता है। लोकेशन से पहले हम लोग आएंगे कि सिम्टम्स प्रेजेंट कैसे प्रेजेंट करेगा आपके पास, पेशेंट आपके पास कैसे प्रेजेंट करेगा, सिम्टम्स क्या होता है। देखते हैं सिम्टम्स। सिम्टम्स जो प्रेजेंट आपको कंप्लेन करे, चीफ कंप्लेंट, उसको सिम्टम्स कहते हैं। फर्स्ट पेशेंट बोलेगा कि ब्रेस्ट में हार्ड एंड इरेगुलर पाल्पेबल लंप, हार्ड एंड इरेगुलर पाल्पेबल लंप मिलेगा। दूसरा उसका ब्रेस्ट स्किन से अटैच्ड हो जाएगा। दूसरा सिम्टम्स है जो ट्यूमर है अटैच टू ब्रेस्ट स्किन, ट्यूमर में अटैच्ड टू ब्रेस्ट स्किन। एंड थर्ड है जो ब्रेस्ट का स्किन है वो पीओडी ऑरेंज कलर का हो जाएगा, मीन्स नारंगी के छिलका जैसा। पीओडी ऑरेंज कलर का स्किन हो जाएगा। एंड फोर्थ है निपुल डिस्चार्ज। पेशेंट कंप्लेन करेगा कि निपुल से निपुल डिस्चार्ज पानी जैसा निकलता है या फिर ब्लड निकलता है, इसको कहते हैं सेरस डिस्चार्ज और हेमरेजिक। और उसके बाद से है निपुल रिट्रैक्टेड हो जाता है। फिफ्थ सिम्टम्स कहेगा, सिम्टम्स पेशेंट कंप्लेन करेगा निपुल इज रिट्रैक्टेड, निपुल रिट्रैक्टेड हो जाएगा। और लास्ट में अगर मेटास्टेसिस हो गया रहेगा तो पेशेंट कहेगा कि उसके आर्मपिट में या कांख में
गिल्टी हो गया है ना, एक्सिलरी लिम्फ नोड इनलार्ज, एक करके पेशेंट आपको प्रेजेंट करेगा, है ना। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि एटियोलॉजी क्या है। क्या एटियोलॉजी है ब्रेस्ट कैंसर का, कारण क्या है। कारण फर्स्ट है अननोन। मोस्टली कॉज जो होता है ब्रेस्ट कैंसर का वो अभी भी अननोन है। फर्स्ट कॉज इज अननोन। सेकेंड कॉज इज जेनेटिक। हेरिडिटी होता है, कभी कभी ये परिवार में भी एक से दूसरे जनरेशन में जाता है। एंड थर्ड कॉज इज हार्मोनल। अगर किसी में एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल बढ़ जाएगा, एस्ट्रोजन का लेवल इंक्रीज कर गया तो ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन दोनों बैलेंस करते हैं एक दूसरे को। अगर एस्ट्रोजन इंक्रीज किया तो आपको ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बहुत बढ़ जाता है। नेक्स्ट कॉज है इटियोलॉजी है एनवायरमेंटल फैक्टर। इन्वायरमेंटल फैक्टर में है, अगर आप हाई फैट इंटेक करते हो, घी तेल मसाला ज़्यादा खाते हो, तो उस केस में भी ब्रेस्ट कैंसर आपको होगा। दूसरा है क्रोनिक स्मोकर हो, एंड थर्ड इज क्रोनिक अल्कोहलिक। इन लोगों में देखा गया है कि ब्रेस्ट कैंसर की संभावना ज़्यादा होती है। आजकल देखा गया है ये लोग स्टेटस सिंबल बना लिए हैं। आजकल गर्ल्स भी स्मोकिंग एंड ड्रिंक कर रही हैं, बच्चे तो करते ही हैं, तो दोनों को अवॉइड करना चाहिए, अच्छी बात नहीं है। फिफ्थ कॉज जो है मेनार्ची एट अर्ली एज। मेनार्ची एट अर्ली एज। ये मेनार्ची एट अर्ली एज क्या होता है? गर्ल्स फर्स्ट पीरियड, गर्ल्स फर्स्ट पीरियड, जिस समय प्यूबर्टी एंड रिप्रोडक्टिव चेंजेस स्टार्ट होता है। अगर वो अर्ली आ जाए, मेनार्ची एट अर्ली एज, पीरियड जल्दी स्टार्ट हो जाए और प्यूबर्टी एंड रिप्रोडक्टिव चेंजेस आ जाए, तो उन लोगों में देखा गया है कि ब्रेस्ट कैंसर की संभावना बहुत बढ़ जाती है। नॉर्मली जो ब्रेस्ट मेनार्ची है वो 10 से 16 साल में आती है, 10 ईयर्स टू 16 ईयर्स नॉर्मली ये मेनार्ची आती है। लेकिन किसी किसी को देखा गया है 9 ईयर्स में आ गया, फिर 8 ईयर्स में आ गया, तो उसमें देखा गया है कि आपको कैंसर की संभावना बहुत ही बढ़ जाती है। ठीक है। 6th कॉज है लेट मेनोपॉज। लेट मेनोपॉज। मेनोपॉज क्या होता है? सीजेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर बंद हो जाए उसको मेनोपॉज कहते हैं। नॉर्मली ये होता है आपको 45 टू 55 ईयर्स में मेनोपॉज होता है। किसी किसी को देखा गया है कि मेनोपॉज 55 के बाद भी नहीं आता है और मेंस आते रहता है। उन लोगों में
ब्रेस्ट कैंसर की संभावना बहुत बढ़ जाती है। नेक्स्ट कॉज है लेट एज एट फर्स्ट चाइल्ड बर्थ। लेट एज एट फर्स्ट चाइल्ड बर्थ। लोग शादी तो अर्ली कर लेते हैं या समय पर करते हैं, लेकिन अपने करियर बनाने के चक्कर में और डिग्री वगैरह एजुकेशन कंप्लीट करके सोचते हैं कि पूरा सेटल हो जाएं, उसके बाद से अपना फैमिली बढ़ाएं, तो लेट एज में बच्चे पैदा करते हैं और दैट इज़ द ऑल्सो कॉज ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। 30-35 ईयर्स एज में बच्चे पैदा करते हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ा कारण है ब्रेस्ट कैंसर का। एंड नेक्स्ट कॉज है, इटियोलॉजी है ओबेसिटी। ओबेसिटी को रिड्यूस करना है। अब आ जाइए प्रिवेंशन, कैसे प्रिवेंट करेंगे कि ब्रेस्ट कैंसर नहीं हो। प्रिवेंशन देख लेते हैं। ये तो हो गया आपको इटियोलॉजी। प्रिवेंशन के लिए क्या करना होगा हमको, प्रिवेंशन प्रिवेंशन इज द बेस्ट ट्रीटमेंट। ये कहा गया है प्रिवेंशन इज द बेस्ट ट्रीटमेंट। फर्स्ट इसमें क्या करना है, अर्ली डिटेक्शन। अर्ली डिटेक्शन, जल्दी से इसका डायग्नोसिस किया जाए। पहले के समय में जब डायग्नोस्टिक टूल्स इतने सारे नहीं थे, तो पेशेंट का डायरेक्ट बायोप्सी ही किया जाता था, एक्सीजन बायोप्सी, मास्टेक्टोमी करके भेज दिया जाता था। उसके बाद मालूम चला कि वो ट्यूमर नॉर्मल था, तो उस केस में पेशेंट बहुत उसको एंजाइटी हो जाता था एंड सोशल प्रॉब्लम, कॉस्मेटिक प्रॉब्लम हो जाता था। लेकिन आजकल बहुत सारे डायग्नोस्टिक अप्रोच आ गए हैं, जिसके चलते वो सब प्रॉब्लम अब नहीं है। आजकल ट्रिपल डायग्नोसिस बहुत अप्रोचिंग ट्रेंड में है। ट्रिपल डायग्नोसिस, ये आजकल स्टैंडर्ड अप्रोच बन गया है। ट्रिपल डायग्नोसिस, ट्रिपल डायग्नोसिस में एक क्लिनिशियन होता है, दूसरा रेडियोलॉजिस्ट होता है एंड थर्ड साइटोहिस्टोलॉजिस्ट होता है। क्लिनिशियन फिजिशियन पेशेंट को देखा, हिस्ट्री लिया, एग्जामिन किया, प्रोविजनल डायग्नोसिस प्रोवाइड करके रेडियोलॉजिस्ट के पास भेज देता है। रेडियोलॉजिस्ट उसका सोनोग्राफी या मैमोग्राफी करता है और सोनोग्राफी और मैमोग्राफी करने के बाद जहाँ लीजन है उसको अपना लिखकर साइटोहिस्टोलॉजिस्ट के पास भेज देता है। साइटोहिस्टोलॉजिस्ट जो हैं उसको एफएनसी करते हैं और फिर डायग्नोसिस करते हैं। और इसमें भी और बढ़िया हो जाए अगर रेडियोलॉजिस्ट एंड साइटोलॉजिस्ट मिलकर काम करें, दोनों एक साथ यूएस गाइडेड एफएनसी करें तो और बेटर रिजल्ट मिलेगा। अल्ट्रासाउंड मशीन में देखते हुए एकदम टारगेटेड लीजन से साइटोलॉजिस्ट अगर मटेरियल ले तो इसमें सेंसिटिविटी 95-98% की होती है। तो अर्ली डिटेक्शन में आजकल ट्रिपल डायग्नोसिस का बहुत स्टैंडर्ड अप्रोच बन गया है। इसमें फॉल्स नेगेटिव रिपोर्ट होने की चांसेस बहुत कम होती है। और अर्ली डिटेक्शन में आपको फीमेल भी अपना जो है क्या बोलते हैं सेल्फ एग्जामिनेशन हर मंथ एवरी वुमेन को करना चाहिए। अपने ब्रेस्ट को पाल्पेट करना चाहिए, स्टेट पाम से उसको पाल्पेट कीजिए। जहाँ भी लंप निकले तो तुरंत अपना क्लिनिशियन से कांटेक्ट कीजिए। और बहुत सारे डायग्नोस्टिक अप्रोच जैसे टूल्स आ गए हैं, मैंने बताया। एक होता है सोनोग्राफी। सोनोग्राफी जो है अर्ली एज में किया जाता है। अर्ली एज में किया जाता है यानी लेस देन 40 ईयर्स ऑफ एज, उसके लिए है।
एंड दूसरा है मैमोग्राफी। मैमोग्राफी ये आपको लेट एज के लिए है, लेट एज के लिए मैमोग्राफी है। लेकिन जनरल प्रैक्टिस में देखा गया सब कोई मैमोग्राफी ही पेशेंट भी समझता है। मैमोग्राफी का मीनिंग होता है मैमो से मेमोरी ग्लैंड, ग्राफी से पिक्चर, तो ब्रेस्ट का पिक्चर, इससे देख के लोग मैमोग्राफी करते हैं और बहुत सारे क्लिनिशियन भी मैमोग्राफी ही लिखते हैं। लेकिन अगर अर्ली एज हो लेस देन 40 ईयर्स, तो लेस देन 40 ईयर्स में लेडीज़ का जो ब्रेस्ट होता है ना वो हाई डेंसिटी का होता है, और उस हाई डेंसिटी का अंदर का इंफॉर्मेशन, बहुत क्लियर इंफॉर्मेशन सोनोग्राफी से मिलता है। सोनोग्राफी का जो साउंड है ये बहुत शानदार पेनेट्रेट करता है ब्रेस्ट टिश्यू में, और उसका इंफॉर्मेशन बहुत ही शानदार होता है। इसलिए लेस देन 40 ईयर्स एज में अल्ट्रासाउंड ही कराना चाहिए ब्रेस्ट का। और लेट एज जिसमें ब्रेस्ट लूज हो जाता है तो उसके लिए मैमोग्राफी है। तो एक कन्फ्यूजन से बचना चाहिए कि हर किसी को मैमोग्राफी आपको नहीं लिख देना है, समझिए ना। तो प्रिवेंशन में अर्ली डिटेक्शन करेंगे, वोमेन सेल्फ एग्जामिनेशन करेगी, ट्रिपल डायग्नोस्टिक अप्रोच को अपनाया जाए, क्लिनिशियन, रेडियोलॉजिस्ट एंड साइटोहिस्टोलॉजिस्ट मिलकर इसका डायग्नोसिस करें। और दूसरा है ओबेसिटी रिड्यूस करें। ओबेसिटी को रिड्यूस करें। अगर प्रिवेंशन करना है, हेवी वेट है तो उसको रिड्यूस करिए और हेल्दी वेट रखिए। नेक्स्ट आपको करना है रेगुलर एक्सरसाइज। रेगुलर एक्सरसाइज करना है कम से कम 30 मिनट्स डेली। रेगुलर एक्सरसाइज 30 मिनट्स का चाहिए अगर ब्रेस्ट कैंसर से बचना चाहते हैं तो। और नेक्स्ट है अल्कोहलिक हैं, क्रोनिक अल्कोहलिक हैं तो उसको लिमिट कीजिए, हो सके तो छोड़ दीजिए, लिमिट अल्कोहल। नेक्स्ट है एवॉइड स्मोकिंग। एवॉइड स्मोकिंग। आजकल स्मोकिंग स्टेटस सिंबल बन गया है, लोग इसको स्टेटस मानते हैं लेकिन बहुत इंजूरियस है। एंड नेक्स्ट है 6th ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग देखा गया है कि जो महिलाएं बहुत अधिक ड्यूरेशन तक ब्रेस्ट फीडिंग बच्चे को कराती है उसमें ब्रेस्ट कैंसर कम होता है। लेकिन आजकल का ट्रेंड बन गया है कि ब्रेस्ट फीडिंग लोग कराते नहीं हैं कि बॉडी फिगर खराब हो जाएगा। उस बॉडी फिगर को बनाने के चक्कर में वो कैंसर को इनवाइट करते हैं, ब्रेस्ट कैंसर को। तो लॉन्ग ब्रेस्ट फीडिंग, लॉन्ग ब्रेस्ट फीडिंग reduces the risk of breast cancer, reduces the risk of breast cancer। उसके बाद से आप लोगों को करना है डाइटरी फाइबर। प्रिवेंशन के लिए डाइटरी फाइबर, इसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल, प्लस फाइबरस फूड का सेवन करें तो ब्रेस्ट कैंसर की जो इंसिडेंस है वो कम होगी। और ब्रेस्ट कैंसर की इंसिडेंस कम होगी तो वुमेन्स मोर्टेलिटी रेट में कमी आएगी।
लास्ट में फिर मैं एक बार वो वीडियो चलाऊंगा, एक बार एंड करते वक्त फिर से उस वीडियो को देखिए, बहुत ही रेयर प्रेजेंटेशन है। एंड if this video is fruitful to you, you can appreciate me by like, subscribe and share it. Thank you. That's all.